हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो इस वीडियो में हम आज देखने वाले कक्षा 10वीं का गणित, ठीक है, उसका अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो ये वाला पार्ट हम लोग आज कवर करने वाले हैं, ठीक है। इसमें भी हम लोग घन एवं घनाभ के बारे में जानेंगे, इसके बाद बेलन के बारे में जानेंगे। तो कक्षा 9वीं में भी आप लोगों ने घन एवं घनाभ के बारे में पढ़ा था। तो थोड़ा सा ब्रीफ क्या होता है, कैसे होता है, उसके क्या क्या भाग हैं, उसके बारे में पहले देख लेते हैं घन एवं घनाभ का, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इस पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस आकृतियाँ किसको बोलेंगे, जो कुछ आकार बनाती हो, ठोस आकृतियाँ, ठीक है। जैसे आपके घर में जो भी चीज़ें हैं वो सब ठोस आकृतियाँ ही कहलाएंगी। जो वर्ग है, आयत है, ये ठोस आकृतियाँ नहीं है, ये तो समतल आकृतियाँ बोल सकते हैं उसको, ठीक है। ये द्विविमीय है, दो दिशाओं में रहती है। लेकिन ठोस आकृतियों में क्या आ जाता है, जो तीनों दिशाओं में, तीनों आयामों में बोल सकते हैं। तीन आयाम में मतलब ऊपर नीचे और अपने आगे भी जो कर सके या चल सके, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिविमी या ठोस आकृतियाँ, ठीक है। तो इसके अंतर्गत है हमारा घनाभ एवं घन। तो पहले तो मैं इसको बना लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ इसके पार्ट्स। तो ये है हमारा, मान लो कि ये घनाभ है, ठीक है, और ये हमारा एक घन है, ये हुआ। इसको अगर मैं नाम दे दूँ तो कैसे होगा, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, एफ, और ये जी, और ये एच, ठीक है। वैसे इसमें भी इसको पी क्यू आर एस दे देते हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी, और ये डब्ल्यू, ठीक है। तो इसमें कौन सा चीज़ क्या है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पृष्ठ। तो ये सामने का पृष्ठ मतलब होता है सतह, ठीक है। तो ये सामने का ये जो ए बी सी डी जो है, इधर जो दिख रहा है ए सी जी ई, इधर दिख रहा है ए बी ई एफ, और इधर भी दिख रहा है एच एफ बी डी, ये सब क्या है, इसके सतह हैं। इसी को क्या बोलते हैं, पृष्ठ बोलते हैं। तो ये वाला जो भाग है, सामने का भाग और इसके जस्ट पीछे का भाग, ये क्या कहलाता है, पृष्ठ। तो पृष्ठ बहुत सारे हैं इसमें। कुल कितने पृष्ठ होते हैं घन में या घनाभ में, तो ये एक हो गया, इसके पीछे वाला दो, इधर इधर दो चार, ऊपर नीचे दो छः, तो कुल पृष्ठों की संख्या कितनी होगी, छः, ठीक है। पृष्ठ मतलब सतह, फेस भी बोलते हैं, फलक भी बोलते हैं इसी को। पृष्ठ, फलक या सतह, तीनों एक ही चीज़ है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये जो आयत जैसे जो आकृति बनी हुई है, यही सब क्या है, पृष्ठ हैं इस घनाभ के। फिर दो पृष्ठ जब मिलते हैं तो इनके बीच में एक नुकीला सा लाइन बनता है, ठीक है। एक लाइन, ये वाला पृष्ठ मिला ऊपर वाला और ये वाला पृष्ठ मिला, तो ये पृष्ठ और ये पृष्ठ जब मिला तो क्या बना, ए बी, एक लाइन बना। तो दो पृष्ठ जब मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, कोर का। तो यहाँ ए बी कोर है, जितना भी कोर, कोर समझ गया ना, ये दो पृष्ठों को जो मिलाने वाली जो रेखा है वही क्या कहलाती है, कोर कहलाती है। तो इसमें कितने कोर हैं, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, तो कुल कितने कोर हो गए, 12 कोर। उसी प्रकार जब तीन कोर जब एक बिंदु पर आकर मिलते हैं या जिस बिंदु पर आकर के मिलते हैं वही क्या कहलाता है, इसका शीर्ष कहलाता है, ठीक है। शीर्ष तो आप लोग जानते भी हो, जो बिंदु बनता है, ठीक है। दो कोर या दो भुजाएं आपस में जहाँ पे मिलती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शीर्ष बोलते हैं। तो यहाँ जितना भी ए बी सी डी ई एफ जी है वो सभी शीर्ष पर ही स्थित हैं। तो कितने शीर्ष हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो शीर्ष कितने हो गए, 8, ठीक है। तो समझ गए ना, पृष्ठ क्या है। तो पृष्ठ जो भी आकृति है उसको घेरने वाला एक अ, एक द्विविमीय आकृति कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आयत है तो उसका जो सतह है वही क्या कहलाता है, उसका पृष्ठ कहलाता है। और जब पृष्ठ आपस में, दो पृष्ठ आपस में जिस रेखा के द्वारा मिलते हैं या दो पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, ठीक है। और जब ये जो कोर हैं आपस में मिलते हैं तो उस बिंदु को क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। मतलब कि दो या दो से अधिक
कोरों को आपस में मिलाने वाले जो बिंदु है उसको क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे। तो शीर्ष की संख्या घनाभ में 8 होती है और कोर 12 होते हैं, पृष्ठ और जो फलक है वो 6 होते हैं। सेम घन भी है, ये घनाभ हो गया और ये घन हो गया, ठीक है। तो घन में भी सेम सारी चीज़ें वही है, बस इसमें इसके जो घन और घनाभ में अंतर ये है कि इसके जो सभी कोर हैं वो समान होते हैं। घन का जो कोर है वो क्या होता है, समान होता है, जबकि घनाभ में कोर अलग अलग होते हैं या हो सकते हैं, ठीक है। तो घनाभ के जो कोर है वो अलग अलग होते हैं, मतलब उसकी लंबाइयाँ अलग अलग होती है, जबकि घन के जो कोर है वो क्या होता है, समान होता है। बस यही अंतर है, मतलब कि ये वर्ग से मिल करके बना होता है, ये आयत से मिल करके बना होता है। तो ये हुआ घन और घनाभ का बेसिक चीज़ जो आपको जानना चाहिए। और थोड़ा सा इसमें डीप में जाएं तो इसमें इस पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले घन और घनाभ के जो विकर्ण की लंबाई है उसको पता करना हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसका जो आयतन है वो आपने पिछले 9वीं कक्षा में पढ़ा हुआ है, ठीक है। घन का आयतन या घनाभ का आयतन लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई या भुजा का घात 3 या कोर का घात 3, ये पढ़े हुए हो आप लोग, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसका विकर्ण का लंबाई याद करना। चलिए देखते हैं। तो यहाँ मैं एक और घनाभ का चित्र बना लेता हूँ या घन का चित्र, और यहाँ आपको बताता हूँ। मान लो कि ये हो गया, ठीक है। अब ये हुआ, तो विकर्ण, विकर्ण किसको बोलेंगे, पहले इसको नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हुआ। अब विकर्ण, विकर्ण किसको बोलते हैं, दोनों कोने को मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है, ठीक है। ये घनाभ हो गया। अब घनाभ में जो फलक के दो कोरों को, या कोर नहीं बोलेंगे, दो कोनों को या दो शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा है, आमने सामने के जो शीर्ष है उसको मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, इसका विकर्ण बोलेंगे, ठीक है। तो विकर्ण यहाँ ऐसा है, अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ एक विकर्ण दिख रहा है ये, ठीक है, ये एडी दिख रहा है, वैसे ये बीसी भी है। इसी प्रकार सभी में विकर्ण ऐसे बनते जाएगा, ठीक है। यहाँ सी ई को मिलाऊंगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक विकर्ण हुआ। दूसरा विकर्ण ये है कि इसके जो सी है इसको इसके जो एफ से मिला के बनाऊँ तो एक विकर्ण बन सकता है, तो उसको भी देखेंगे। तो पहले इस विकर्ण की लंबाई को कैसे निकालते हैं उसको देख लेते हैं, एडी को, ठीक है। और जैसे एडी को निकालूंगा वैसे ही अन्य जो भुजाएं हैं या अन्य जो फलक हैं उन पर जो विकर्ण बनेगा उसको भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि इस जो विधि है उसका उपयोग आपके प्रश्नावली में भी प्रश्न को बनाने में होगा, ठीक है। तो विकर्ण कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। अब जो घन है, ठीक है, वो आयत से मिलकर बना है, और आयत में प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है, ये हम जानते हैं, मतलब ये 90 अंश है। और ये जो त्रिभुज है ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हुआ। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं हम लोग, तो यहाँ मैं लगा देता हूँ। समकोण त्रिभुज ए डी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग एडी है, कर्ण क्या है, एडी का वर्ग बराबर क्या होगा, एसी का वर्ग धन सी डी का वर्ग, या एडी बराबर क्या होगा, वर्गमूल के अंदर एसी का वर्ग धन सी डी का वर्ग हो जाएगा। तो यही है विकर्ण। विकर्ण निकालने मेरे ख्याल से आपको आ जाएगा, बस उसके जो दोनों कोनों को मिला देना है, ठीक है। कोने में जो शीर्ष है उसको मिलाना है, आमने सामने के जो शीर्ष है उसको, फिर उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है जो त्रिभुज बनेगा उसमें। तो जिस भी शीर्ष को निकालने बोलेगा, मतलब कि जिस भी फलक का विकर्ण निकालने बोलेगा आपको निकालने आना चाहिए, बस पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। और ये जो सामने का जो फलक है और इसके जस्ट पीछे वाला जो फलक है ये बन रहा है, पीछे वाला फलक क्या है, ई एफ जी एच, ठीक है। तो इन दोनों के जो विकर्ण की लंबाई सेम रहेगी, क्योंकि दोनों क्या है, आमने सामने स्थित हैं। आमने सामने फलक का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होता है, ठीक है, भुजाएं भी बराबर है, तो इसका जो विकर्ण है वो भी बराबर होगा। वैसे इधर का और इधर का ये भी क्या रहेगा, बराबर, और ऊपर और नीचे का भी बराबर रहेगा, ठीक है।
तो आमने सामने के जो फलक हैं उनके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, और एक फलक में 2 विकर्ण बनेगा और ये दोनों विकर्ण की लंबाई भी बराबर होगी। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि मैं एक और निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये मान लो कि ऊपर वाले को मेरे को निकालना है, तो ऊपर वाले को कैसे निकालूंगा, इसको ऐसे अगर मिला दूँ तो ये विकर्ण बनेगा, ठीक है। अब विकर्ण बन गया तो चलिए देखते हैं, ई एफ ए बी ई एफ, ठीक है। तो फिर इसमें लगाएंगे त्रिभुज ए बी ई में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ई बी क्या हो गया, कर्ण हो गया, ई बी का वर्ग बराबर ई ए, ये वाला हुआ ई ए और ए बी, तो ई ए का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग, पाइथागोरस में पढ़े हुए ना। तो अगर ई बी का मेरे को मान निकालना है तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो ई ए का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग हो जाएगा। तो ई बी बराबर वर्गमूल ई ए का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। तो इसका लंबाई क्या है वो आ जाएगा। अब हमको ई ए पता रहेगा और ए बी पता रहेगा, इसकी भुजाएं दी गई या कोर की लंबाई दी जाएगी। तो आपको कोर की लंबाई दी रहेगी तो उसको रखना है और विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। इसको क्या बोलते हैं, इस तरह के जो विकर्ण निकालते हैं इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पृष्ठीय विकर्ण, पृष्ठीय विकर्ण, ठीक है। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, विकर्ण की लंबाई के अंतर्गत हम लोग क्या निकाल रहे हैं, पृष्ठीय विकर्ण, ठीक है। तो पृष्ठीय विकर्ण निकालो करके बोलेगा जब भी, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा के इस तरीके से निकाल लेना है। एक होता है आकाशीय विकर्ण, देखते हैं आकाशीय विकर्ण क्या होता है। तो इसके लिए फिर से मेरे को एक चित्र बनाना पड़ेगा, चलिए बनाते हैं। यहाँ कोने में बनाता हूँ मैं, ये हुआ, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने ये घनाभ के लिए बताया था, वैसे ही सेम किसके लिए बनेगा, घन के लिए भी बनेगा। अब घन में क्या हो जाएगा, तो घन में मैं बता ही देता हूँ उसमें। चलिए मान लो कि ये क्या है, घन है, एक मिनट, चलो इसी को घन मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। मान लो कि ये घन है। अब घन का निकालना है तो घन में हम जानते हैं कि कोर की लंबाई क्या रहती है, बराबर रहती है सभी कोर की लंबाई। मान लो कि इसकी कोर की लंबाई क्या है, ए है, ए ए ए ए, ठीक है। तो अब इसमें हमको क्या निकालना है, इसका जो घन का पृष्ठीय, और ये निकालना है ना। यहाँ घन का पृष्ठीय विकर्ण इतना ही दे दिया रहेगा, या घन का पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई भी दिया रहेगा। तो क्या हो जाएगा, तो सेम ऐसे ही लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, मान लो कि इसको नाम भी दे देते हैं ए बी सी डी। तो ए बी का वर्ग ए डी का वर्ग हो जाएगा, सॉरी, ए डी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग। सेम वही चीज़ होगा, बस आपको मान क्या है, इसमें सभी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ए सी क्या है हमारा, ए है, तो ए का वर्ग, सी डी भी क्या है, ए का वर्ग। ए क्या है, कोर की लंबाई है, तो 2a का वर्ग हो जाएगा, ए डी का वर्ग बराबर 2a का वर्ग, ठीक है। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2a का वर्ग, या वर्गमूल 2 इंटू ए डी बराबर, और यही ए डी क्या है, घन का पृष्ठीय विकर्ण है। तो घन का पृष्ठीय विकर्ण की जो लंबाई वो क्या होता है, वर्गमूल 2 गुणित कोर, या इसी को मैं, ए क्या है हमारा, कोर है, घन का कोर, तो वर्गमूल 2 गुणित कोर की लंबाई। ये होता है सिर्फ घन के लिए होता है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना। घनाभ का क्या होता है बता दिया, घनाभ का अलग अलग पृष्ठ का विकर्ण की लंबाई अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जबकि घन के जो प्रत्येक पृष्ठ के जो विकर्ण है उसकी लंबाई समान होगी, क्या होगी, वर्गमूल 2 गुणित कोर की लंबाई, या वर्गमूल 2 ए क्या है, कोर की लंबाई है,
ठीक है। अब चलिए एक और विकर्ण होता है हमारा आकाशीय विकर्ण, उसको भी देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक चित्र बना रहा था क्या, तो आकाशीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए सीधा सा एक सूत्र है, सिंपल सा। पहले क्या होता है उसको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर मैं वो सूत्र ही लिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो उसको वहीं से बना लेंगे आपको। मान लो कि ये क्या है, घनाभ है, ये हो गया आपका, सॉरी ये तो पिछला वाला हो गया आकाशीय विकर्ण। पहले तो नामकरण करते हैं तभी समझ आएगा आपको। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, और ये ई एफ जी एच, ये क्या हो गया मेरा आकाशीय विकर्ण हुआ। तो आकाशीय विकर्ण में क्या करते हैं, इसका जो पहला कोना है, ठीक है, ए का जो, ए को किससे मिला दूंगा, एच से मिला देता हूँ। ए को मिला दूंगा मैं एच से, तो ये क्या हो गया मेरा आकाशीय विकर्ण। पहले मैं डी से मिला दिया था, ध्यान है ना, मैं डी से मिला था। अब क्या है, तिरछा जा रहा है, या फिर सी को मिला दूंगा मैं एफ से, या सी को एफ से मिला सकते हो आप लोग। तो समझ रहे हो ना आप लोग। इसका जो ऊपरी सिरा है, सबसे ऊपरी सिरा, उसको मैं उस पार का ऊपरी सिरा है, मतलब अगले वाला पृष्ठ का ऊपरी सिरा को इस तरफ के निचले सिरे से, सामने वाले पृष्ठ के निचले सिरे से मिला रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही ई को अगर मैं डी से मिला दूँ ऐसे, और जी को मिला दूँ बी से, ये जो जी है वो बी से मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या है मेरा आकाशीय विकर्ण है, यही, क्योंकि ये आकाशीय में चल रहा है, आकाश में चल रहा है। आकाश मतलब कि हवा में चल रहा है, पृष्ठ में नहीं चल रहा है, ठीक है, बीचों बीच होकर के जा रहा है एक कोने से दूसरे कोने में। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आकाशीय विकर्ण। और आकाशीय विकर्ण की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसका एक सूत्र है, उस सूत्र को मैं बता देता हूँ। तो घनाभ के आकाशीय विकर्ण की लंबाई बराबर क्या होता है, वर्गमूल लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। ये हमारा क्या हो जाएगा, आकाशीय विकर्ण का जो लंबाई है। अब ये क्या आएगा, जो भी आएगा वो किस में रहेगा, इकाई में रहेगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, इकाई। मीटर, अगर सभी जो लंबाई चौड़ा ऊंचाई मीटर में, तो मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ऐसा हो जाएगा। वैसे ही अब घन में, घन क्या होता है, घन के आकाशीय विकर्ण की लंबाई। तो घन के जो आकाशीय विकर्ण है उसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है, मतलब सबका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, सभी समान होता है ना। कितना है, 3a है, तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। और 3a में 3 तो बाहर नहीं निकल सकता, a निकल सकता है, तो √3a इकाई, ये हो जाएगा। तो घन की आकाशीय विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा, √3a इकाई, जबकि घनाभ की आकाशीय विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई का वर्ग। इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो ऐसे, ठीक है, एक ही लाइन में आ जाएगा आपके में, मेरे में जगह नहीं है इसलिए। लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। तो ये चीज़ें, ये दोनों सूत्र यूज़ होगा, और इससे पहले वाला जो बताया वो यूज़ होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरे सामने है प्रश्नवाली 1 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक घनाभ 8 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है, घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये बोला है मेरे को, ठीक है। सिंपल सा है प्रश्न है। एक घनाभ बना लेता हूँ अब, छोटा सा घनाभ बना लेते हैं। ये हुआ 8 मीटर लंबा है बोल रहे हैं, तो लंबाई को रखते हैं 8 मीटर। चौड़ाई कितनी है, थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, बड़ा बनाते हैं। हाँ, लंबाई 8 मीटर है और चौड़ाई कितना है, 4 मीटर है, और ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर। ऐसे करते हैं।
एक चलिए, ये हो गया हमारा घनाभ बन गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग दर्शा देते हैं क्या है हमारा लंबाई चौड़ा ऊंचाई क्या है, उसको देख लेते हैं, उसके हिसाब से दर्शाते हैं। लंबाई दिया है 8 मीटर, चौड़ाई कितना है 4 मीटर, और ऊंचाई थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ये 2 मीटर है। हमको क्या ज्ञात करना है, घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये बोला है। ठीक है, तो पहले तो इसको आप लोग नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका जो आकाशीय विकर्ण की लंबाई सेम होगी। ठीक है, क्योंकि आकाशीय विकर्ण जो है उसकी लंबाई सेम होती है प्रत्येक घनाभ और घन में। ठीक है, जबकि पृष्ठीय विकर्ण घन में तो समान होती है, जबकि घनाभ में अलग अलग पृष्ठों के लिए अलग अलग होती है। तो मैं एक पृष्ठ का निकाल के दिखाता हूँ, बाकी पृष्ठ का आप लोग अपने से ट्राई करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले मैं बना देता हूँ इसका पृष्ठीय विकर्ण सामने वाले का, और एक आकाशीय विकर्ण भी ए से ही निकाल के मैं एच तक ले जाता हूँ। ठीक है, ये मेरा आकाशीय विकर्ण, आप लोग को डिफरेंस समझ आ रहा होगा। तो ये हुआ, तो क्या लिखता हूँ, घनाभ के पृष्ठ ए बी सी डी है, ए बी सी डी के विकर्ण की लंबाई, तो क्या हो जाएगा ए डी बराबर वर्गमूल ए सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग। ए सी कितना है मेरा, अब एक चीज़ और ध्यान रखना, ये ऊंचाई है, ऊंचाई सबका समान रहेगा, ऊपर जो लाइन गया वो 2 मीटर दिया है, ये भी 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 का वर्ग होगा, और सी डी कितना है 8 है, 8 का वर्ग हो जाएगा, 2 दूनी 4, अट्ठी अट्ठी 64, 64 4 क्या होता है 68 होता है। तो ए डी बराबर क्या आ जाएगा मेरा वर्गमूल 68। अगर ये बाहर निकल पाए तो आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, या ऐसे ही रख सकते हो, वैसा कोई ज़रूरी नहीं है निकालने की। तो ये हो गया मेरा ए डी बराबर क्या हो जाएगा वर्गमूल 68, और इसका इकाई लिखना नहीं भूलना है, मीटर आ जाएगा। वैसे ही इसका जो अब बाकी का जो पृष्ठ है उसको आप लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, कोई भी जो दो अलग अलग जो भुजाएं हैं उसका वर्गमूल करके वर्ग करके जोड़ के निकालना है। ठीक है, जैसे कि ऊपर वाला का करूँ तो अब इसमें यही है ना, ये 2 और 8, ये भी 2 और ये 8, तो 2 और 8 का वर्गमूल करके वर्ग करके जोड़ना है। तो इसमें भी ये वाला जो ए ई है और ई एफ है, इसका वर्ग करके जोड़ के वर्गमूल कर देना है। अब घनाभ के आकाशीय विकर्ण की लंबाई, हम जानते हैं लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, आप ये भी पढ़े हैं। तो लंबाई क्या है 8 का वर्ग, चौड़ाई क्या है 4 का वर्ग, और ऊंचाई क्या है 2 का वर्ग। तो इसको करेंगे तो क्या आएगा, अट्ठी अट्ठी 64, 4 चौक 16 और 2 दूनी 4, तो 64 4 16 4 20 और 60, 80 4 84 होगा, वर्गमूल 84 मीटर। अब 84 बाहर तो निकलता नहीं, लेकिन टुकड़े में निकल सकता है। ठीक है, तो 84 ही लिखोगे वो भी सही है, और इसको बाहर निकाल के भी लिखेंगे तो वो भी सही है। तो ये ऐसा बनेगा ये प्रश्न। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 क्या बोला है, उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर ऊंचे कमरे में रखा जा सकता है। ठीक है, मतलब कि एक कमरा, कमरा कैसा रहता है, अक्सर रहता है घनाभाकार, घनाभ के जैसे रहता है ना। आप अपने कमरे में देखिए आजू बाजू कैसा दिखाई दे रहा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान तो नहीं होगी। ठीक है, तो सभी तरफ अलग अलग रहता है। तो पहले एक और घनाभ बनाता हूँ मैं, फिर देखते हैं। तो ये हो गया मेरा, ये हुआ 10 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा और 5 मीटर क्या है ऊंचा है, ऐसा है। चलिए 10 मीटर लंबा, ठीक है, ये भी 10 मीटर है
और चौड़ाई क्या है 5 मीटर है। अब इसमें डायरेक्ट करना है। तो अब आप बताइए बड़े से बड़ा खंभा क्या हो सकता है, कैसे रख सकते हैं हम लोग। आप अपने रूम को देखिए कैसे, कितने लंबाई का देख सकते हैं। एक तरीका है विकर्ण, विकर्ण ही सबसे बड़ी भुजा होती है इसमें, आप जानते हैं ना विकर्ण। अब किस तरीके के विकर्ण हम लोग रख सकते हैं, दो तरीके के विकर्ण हम लोग बना सकते हैं। एक विकर्ण होता है पृष्ठ पे बना सकते हैं, मतलब दीवार के सटा करके आप लोग रख सकते हैं खंभे को अपने रूम में, रूम के चारों ओर देखिए। दूसरा है कि आपके दीवार का जो एक कोना है और दूसरे कोने को आपस में मतलब सटा करके उसमें एक खंभा रख सकते हैं, ठीक है, जो कि आकाशीय विकर्ण है। कुछ इस तरह से यहाँ से मैं खींचूंगा तो ये पीछे वाले में जाएगा, पीछे वाले कोने में, ठीक है। ये हो गया हमारा आकाशीय विकर्ण। अब इसमें सीधा सीधा हम लोग कर सकते हैं, सीधे सीधे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि ये क्या है, कमरा एक घनाभाकार है, ठीक है। घनाभाकार है क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई लंबाई और चौड़ाई तो अलग सेम सेम है, लेकिन उसकी जो ऊंचाई वो अलग है, ठीक है। इसलिए यह है क्या है, घनाभ है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे हल। और घनाभाकार कमरे में खंभे की अधिकतम लंबाई उस घनाभ या घनाभाकार कमरे के उस घनाभाकार कमरे के आकाशीय विकर्ण के बराबर होगा। अतः आकाशीय विकर्ण, यहाँ लिख लेना घनाभ के, ठीक है। घनाभ के आकाशीय विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। तो मान को रख दो। हमारा जो लंबाई का वर्ग है वो क्या है 10 का वर्ग, चौड़ाई भी 10 है और ऊंचाई क्या है 5 है। तो 10 दाम 100, 10 दाम 100 और 5 पंचे 25, 100 100 200 25 और ये 15 का होता है, 15 पंजे 75, 7 15 15 और 7 22, ठीक है। तो 15 क्या हो जाएगा मीटर। अतः खंभे की अधिकतम लंबाई कितनी होगी, अधिकतम लंबाई 15 मीटर होगी, ठीक है। इस तरह से ये प्रश्न बनने वाला है, तो इसको नोट कर लीजिए।